हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास था, ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जो जीन पियाजे थे ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर गहन अध्ययन किया और बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग स्टेज में क्या करते हैं, अलग अलग क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं और ये आसपास के वातावरण से सीखते हैं। इनकी जो स्टेज होती है, इन्होंने 4 स्टेज बताई। उसमें इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञानकर्ता होते हैं। खेलते वक्त भी आप देखेंगे आसपास बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे वो खुद ही सीख रहे होते हैं। इसीलिए हम लोगों के आजकल जो स्कूल बने हैं उनमें क्या है, PG LKG जब स्टार्टिंग होती है तो प्ले ग्रुप, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है। केवल जो टीचर होता है वो क्या करता है, फैसिलिटेटर का वहाँ काम कर रहा होता है कि उसको केवल देखना है कि बच्चे कोई ऐसी क्रिया ना करे जिससे वो कुछ गलत चीज़ें सीख रहे हों, लेकिन उनको बीच में रोकना नहीं है कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञानकर्ता का निर्माण खुद ही वो निर्माण कर रहे होते हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? ये हमारे जीन पियाजे का पिक्चर हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। स्थान कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के। और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके जनक हो गए जीन पियाजे। पियाजे ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे वो खुद सीख रहे होते हैं, लेकिन ये क्या एक नई खोज भी करते हैं। अगर ये खेल भी रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसको बनाते रहेंगे। बनाते बनाते जब कोई भी चीज़ बन जाएगी तो ये क्या सोचते हैं कि जो हमने बनाया है केवल वही सही है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इसमें जीन पियाजे ने क्या क्या बताया है? बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए इन्होंने अपने 3 बच्चों को खोज का विषय बनाया। बच्चे में अलग अलग आयु के अनुसार क्या होता है, अलग अलग मानसिक क्रियाओं की जो गहनता से इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इन्होंने मनोवैज्ञानिक के साथ साथ क्या कहा जाता है, जीव वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। जीन पियाजे को क्या माना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने बताया जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। और बालक क्या करते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसीलिए बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। जीन पियाजे ने बच्चों के बारे में बताते हुए बताया कि इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं और 4 अवस्थाओं में बालक क्या करता है, अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। हमारी जो पहली स्टेज होगी वो कौन सी होगी? संवेदी पेशी अवस्था। अब ये कितने ईयर तक चलती है? ये चलती है 0 से 2 ईयर तक की। 0 से 2 ईयर में बच्चा आपने देखा होगा बहुत ही छोटा होता है, तो ये किससे कार्य कर रहा होता है? अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहा होता है। इसीलिए इसे इंद्रियगामक, और इसे क्या कहते हैं, इंद्रियगामक। हमारे एग्जाम में क्या होता है, ये ज़रूर कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है कि इंद्रियगामक अवस्था क्या होती है, फिर संवेदी पेशी अवस्था कितने से कितने ईयर तक चलती है। तो ये कितने ईयर तक चलती है? 0 से 2 ईयर। द सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर तक। अब सेकंड हमारी आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह इसकी एज क्या है? इसकी एज है 2 से 7 साल। जब 2 से 7 साल की ईयर के बीच में बच्चा होता है
तब इन्होंने क्या बताया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड हमारी आ जाएगी मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज है 7 से 12 साल, द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। फोर्थ हमारी आ जाएगी औपचारिक या अमूर्त अवस्था, इसकी जो एज होती है वो 12 से 15 साल होती है, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 ईयर से कितने ईयर तक चलती, 15 ईयर तक। अब हम लोग एक एक डिटेल पढ़ने वाले हैं। पहली स्टेज हमारी आ जाएगी संवेदी पेशी अवस्था। जो संवेदी पेशी अवस्था है इसको हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था इसीलिए इसे क्यों कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एज इसकी कितनी है, 0 से 2 साल। जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है तो आपने देखा होगा कि ये किससे कार्य करता है, ये केवल अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहा होता है। अब इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, इंद्रियां हमारी होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जब ये बच्चा छोटा सा है तो क्या करता है, जब ये दूध भी पी रहा है तो ये इसको माँ को कैसे बताएगा, तो ये रो करके बताएगा। तो ये कार्य किसे कर रहा है, इंद्रियों के माध्यम से कर रहा है। फिर कुछ सुनना है, आसपास की चीज़ों को सुनेगा, क्या माहौल चल रहा है, ये बोल तो नहीं पाता है, ये अपने नाक, कान और जीभ किसी भी चीज़ से। अब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी त्वचा से। अब उसने बिस्तर गीला कर दिया, उसको फील हुआ, लेकिन कैसे फील हुआ, अपनी त्वचा के द्वारा, कि अब यहाँ पे कुछ मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ये जितने भी कार्य इस स्टेज में संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा करता है, किसके द्वारा करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा। इसमें बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। भूख लगने की स्थिति में बालक क्या करता है, रो करके व्यक्त करता है। जब तक रोता नहीं है तो आपने देखा होगा आसपास क्या होता है, तब तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ बच्चा सो रहा है, इसकी मतलब उसकी सारी जो जितनी भी चीज़ें की पूर्ति है उसको हो रही है। अब किसी भी अगर चीज़ की उसको अनुभूति है या प्राप्त करना है तो वो तुरंत रोने लगता है। तो सब क्या कहते हैं आसपास कि देखो बच्चा क्यों रो रहा है। इस अवस्था में बालक जो है वो क्या करता है, आँख, कान एवं नाक से और जीभ और त्वचा से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जिस भी चीज़ को वो देखते हैं उसी का अस्तित्व होता है। अब इस सेंटेंस में क्या बताया, जैसे एक बच्चा है 0 से 2 ईयर में, तो अपने सामने वो बार बार अपनी माँ को देखता है, तो उसके सामने एक प्रतिबिंब बन जाता है कि ये मेरी माँ है। अब उसकी माँ अगर उससे दूर हो जाती तो क्या होता है, बच्चा तुरंत रोने लगता है। वो यही रीज़न होता है कि जिस चीज़ को वो देख रहा होता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसी के बारे में सोचता है और उसके लिए उसी का अस्तित्व भी है। बाकी चीज़ें उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको मालूम है ये मेरी माँ है, अगर यहाँ से जा रही है तो ये हमसे दूर जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह यह अवस्था अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण, अब वो चीज़ें जब आसपास कुछ चीज़ों को देख रहा है तो उन्हीं को अनुकरण कर रहा है और दोबारा से क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता है। तो जब आसपास की चीज़ों से वह देखता है तो बोलता भी नहीं है, अपनी इंद्रियों से ही वह व्यक्त करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्टेज के बारे में। अब हमारी सेकेंड स्टेज आ गई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या है, इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष में अब ये 2 चीज़ों में, अब यहाँ पर आकर 2 एज में डिवाइड कर दी गई है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है ये कितने ईयर तक चलती है हमारी, 2 से 4 वर्ष तक की। ये एग्ज़ाम में पूछ देते हैं ऐसे, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से, अब ये तो स्टेज हमने पढ़ी नहीं थी, इस वजह से इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। फिर हमारा जो सेकंड आ जाएगा आंतप्रयाग अवस्था। आंतप्रयाग अवस्था ये इसकी एज क्या होगी, 4 से 7 वर्ष। अब इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है।
अब ये जो बालक है, जीन पियाजे ने बताया कि जो बालक है सेकंड स्टेज में क्या करता है, जो हमारे आसपास का परिवेश है, अब परिवेश है, उसने माँ को देखा, पिता को देखा, या फिर और भी उसके घर में कोई दादी हैं, तो अब ये जानने लगता है सेकंड स्टेज में, जब 2 से 7 ईयर का होता है, कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, और ये दादी हैं, चाचा है, मतलब अपने फैमिली मेम्बर को इसमें जानने लगता है, विभेद करने लगता है। और लेकिन जब पहली स्टेज थी उसमें बच्चा क्या कर रहा था, उसमें बच्चा क्या कर रहा था, विभेदीकरण नहीं करवा रहा था। हाँ, जो वो सामने देख रहा था केवल उसी के बारे में जान रहा था। अब तीसरी आ जाएगी हमारा, इस समय भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, इससे क्या तात्पर्य कि जो बच्चा है आसपास की जैसी भाषा सुन रहा है, या फिर बोलना कि हमें इस इंसान से इस तरह से बात करनी चाहिए, कोई आया है तो उससे इस तरह से बात करनी, इसके जो कुछ सेंटेंस हैं वो पूरी तरह से वो बोलने लगता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। 2 से 7 साल की एज में बालक क्या करता है, नई जो सूचनाएं हैं और जो अनुभव हैं, उसने आसपास जो देखी चीज़ें, उससे जो सीखा, उसको जो अनुभव हुआ, थोड़ी बहुत वो, अब कोई गुस्सा कर रहा है तो बच्चे को अनुभव होने लगता है कि आपने आंखें दिखा दी तो बच्चा जानने लगा कि यहाँ पर गुस्सा किया जा रहा, आपने हंस दिया तो वो सोच रहा हाँ हाँ ठीक है, नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा क्या होता है, अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। पहली स्टेज में जीन पियाजे क्या बता रहे थे कि पहली स्टेज में जब बच्चा अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहा होता है तो उसमें सोचने या समझने की कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन सेकंड स्टेज में आते आते उसमें अपनी थोड़ी बहुत समस्याओं का समाधान करने लगता है। बहुत, अब बच्चा 2 से 7 में ज़्यादा तो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करे, लेकिन थोड़ी बहुत जो आसपास की उसको अपनी ज़रूरतों में क्या है क्या नहीं, ये कैसे पूर्ति होंगी, थोड़ी बहुत अपने माँ बाप से कहना, इस तरह से वह चीज़ों को, अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता है। अब बच्चों में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकास हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब, यदि किसी बालक ने किसी भी चीज़ को पकड़ा है तो वह पकड़ लेगा। अब जब पूर्व आपने पहली स्टेज में पढ़ा था तो पहले जो संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें बालक क्या कर रहा था, किसी भी चीज़ को पकड़ तो देता है लेकिन छोड़ देता था। इसमें अब उसके पास क्या आ चुका है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ चुका है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था। एज क्या है, 7 से 12 साल। 7 साल से जब 12 साल के बीच में बच्चा होता है तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं। अब ये क्या करता है, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने और उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने का क्षमता विकसित हो जाती है। जब बालक 7 साल से 12 साल की एज में पहुंचता है तो वस्तुओं की क्या करने लगता है, विभेदीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन करने लगता है, और ये समझने लगता है कि हमें किस प्रकार से इन चीज़ों में, और कोई भी उसके सामने चीज़ रख दो तो पूर्ण तरह से वो जानने लगता है कि इस चीज़ में और इस चीज़ में डिफरेंट है। अब सेकंड क्या बताया इन्होंने, उनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। अधिक, इनका चिंतन क्या करता है, अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। मतलब ये अब पहले की अवस्थाओं से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो इनमें ज़्यादा सोचना, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये नहीं कि जो चीज़ें बाद में, अब इन्होंने पेंटिंग करी है तो क्या करेंगे, पहले बना देंगे। और इससे पहले बच्चे क्या होता है, सीधे आपने देखा हो कि ऐसे हाथ में कलर लेते हैं और सीधे ऐसे बना दी, तो उनके लिए अब उनको क्या पता हो जाता है कि इस पेंटिंग को मुझे पहले पेंसिल से ड्रॉ करना है, इसके बाद में मुझे इस चीज़ों में डिफरेंट करना है। तर्क संगत मतलब अपने मानसिक क्रियाओं से और भी ज़्यादा ये परिपक्व हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है, लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्यक्षों पर चिंतन करता है। अब क्या करता है, इस एज में जब बच्चा 2 से 7 से 12 वर्ष की एज में है तो क्या करता है, इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है। अब लंबाई जो है, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं 7 साल के 12, उसमें लंबाई, भार और अंक, इन सब में पहचानने का उनके अंदर गुण आ जाता है। मान लीजिए यदि किसी बालक को बता दिया गया कि 6 या 4 10 होता है, इसके बाद में पहली स्टेज में बच्चा ये नहीं जान पा रहा था कि 6 4 तो 10 हो रहा है,
लेकिन यदि उसे बता दिया गया 5 और 5 कितना हो रहा, तो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि अब ये 5 5 कितना हो जाएगा। या फिर आप उसी को बता दो कि यहाँ पर 4 + 6, तब भी नहीं बता पाएगा। लेकिन अब ये जो थर्ड स्टेज थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा बता लेता है। या फिर उससे आप 5 + 5 पूछो तो वो बताएगा कि यहाँ पर 10 हो। तो अब वो क्या कर रहा है, इसमें विभेदीकरण की जो क्षमता आ रही थी इसमें वो आ गई। लंबाई आप किसी चीज़ को रख दें, आप इस ग्लास को रख दें, थोड़ा बहुत इसमें सेम चीज़ डालें, तो उसको पता है कि एक ग्लास में डालेंगे चीज़ें तो भी इसमें भी उतनी आ जाएगी, इसमें भी उतनी आ जाएगी। या फिर अंकों को समझने की जो क्षमता होती है हमारी थर्ड स्टेज में आ जाती है। बालक अपने पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीख रहा होता है। अब बालक अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें रहने के लिए कि हमारे आसपास जो रहने की चीज़ें हैं हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इन सारी चीज़ों को सीखते वक्त क्या करता है, इसमें इन चीज़ों को इसलिए सीख रहा है कि हमें कल के लिए कोई भी कार्य करें तो हमें आसपास के लोगों से कुछ ऐसी बातें ना सुननी पड़े, या अपने माहौल को या फिर अपने आप को और भी अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या डेवलप करना चाहिए, आसपास से और घर से ही सीख रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथी अवस्था। चौथी अवस्था हमारी कौन सी है, औपचारिक या फिर अमूर्त अवस्था। ये इसकी एज क्या है, 12 से 15 साल। औपचारिक या फिर अमूर्त अवस्था, इसकी एज हो गई हमारी 12 से 15 साल। इस अवस्था में पियाजे ने बताया कि भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता या कम्युनिकेशन का विकास हो जाता है। अब 12 से 15 साल में जब बच्चे से आप बात करेंगे तो वो आपसे एकदम नॉर्मली बात कर रहा होगा, उसको ये नहीं लगेगा। कोई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा जेनेटिक या कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं तो आपने इस चीज़ में देखा 12 से 15 साल में बच्चा आपसे बिल्कुल नॉर्मल बात करेगा, आप उससे जितना पूछेंगे उतना ही बताएगा। बालक क्या कर रहा होता है, इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का क्या कर रहा होता है, यहाँ पर सीख रहा होता है। अमूर्त नियम कौन से हो गए, जो उसके सामने समस्याएं दिखाई भी नहीं देती हैं। मान लीजिए कि आपने उससे कोई सलूशन पूछा किसी भी समस्या का, तो थोड़ा बहुत बालक क्या करेगा, वो समस्या उसे दिखाई नहीं दे रही, फिर भी आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, या फिर उसको ही कोई समस्या आ रही तो उसको ये समाधान कैसे करना है, ये चीज़ जो है वो जीन पियाजे ने बताया कि औपचारिक या फिर मूर्त अवस्था में इस चीज़ का विकास बालक में हो चुका होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब बालक में क्या होता है, चौथी स्टेज ऐसी इन्होंने बताई कि इसमें बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है और जो उसमें निर्णय लेना है। 12 से 15 साल में बच्चा वैसे भी थोड़ा समझदार होता है, हम लोगों ने आसपास या अपने घर में ही देखा है कि छोटे मोटे जो उसकी समस्याएं हैं उसका वो समाधान खुद भी करने लगता है।